अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, जो हमारे 9th क्लास का नया सिलेबस है उसके बाब नंबर 4 जो हमारे पास मौजूद है, स्टाइशोमेट्री, बेटा इसके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है, मश्क है, इसके ये हमने मुख्तसर सवालात करने हैं। और ये उर्दू मीडियम वालों के लिए हैं, इंग्लिश मीडियम वालों की जो वीडियो मैंने अलग बनाई है, क्योंकि ये जो मश्की सवालात होते हैं ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। और जब भी मैं एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड करता हूँ तो बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्या हमारे जो केमिस्ट्री के एक्सरसाइज के या मश्क के क्वेश्चन हम बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो बेटा केमिस्ट्री की बात मैं बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री के इस पेपर में एक्सरसाइज यानी मश्क से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। इसलिए आपने केमिस्ट्री की मश्क का कोई भी सवाल नहीं छोड़ना है। एमसीक्यूज भी सारे करने हैं, मुख्तसर भी, और जो तफसीली सवालात हैं वो आपने मश्क के ज़रूर करने हैं। मश्क के ज़्यादातर सवालात पे बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले आप चैप्टर के एक्सरसाइज करें, मश्क करें, फिर अंदर से करें। हाँ, अंदर से भी आते हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप सिर्फ एक्सरसाइज करें, ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर हमारे मश्क से आते हैं, तो पहले मश्क करें फिर अंदर जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात में थोड़ी सी आपको बेटा बता दूं, जो चौथा चैप्टर है ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से ज़्यादातर, जो पुरानी बुक फर्स्ट ईयर की थी उसका चैप्टर 1 है, उसमें ये चैप्टर होता था। और बोर्ड के पेपर में ये सवाल जो आपके सामने हैं फर्स्ट ईयर में बोर्ड के पेपर में आते थे। अब ये टॉपिक आपका ऐड कर दिया तो इसका मतलब है, जाहिर सी बात है, ये टॉपिक अहम है और आपके बोर्ड के पेपर में भी ज़्यादा चांसेस इनके आने के हैं। और दूसरा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो क्वेश्चन आपको, ये सिर्फ मैं समझाऊंगा नहीं, आधे से ज़्यादा इंशाल्लाह ये याद हो जाएगा आपको। मतलब मैं करवाऊंगा ऐसे कि आपको ये चीज़ें जो हैं याद होती चली जाएंगी। ठीक है, शर्त यही है, वीडियो आपने पूरी देखनी है। जाहिर है वीडियो आप पूरी देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाएगी, इसकी मैं ज़मानत देता हूँ। बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बाकी चैप्टर्स की भी इसी तरह आपको मिलती रहे। तो बेटा शुरू करते हैं। पहला हमारे पास जो सवाल है, क्वेश्चन है, बेरियम नाइट्राइड का कीमियाई फार्मूला लिखिए। ये हमने बेरियम नाइट्राइड का फार्मूला लिखना है। तो ये हम यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा बेटा, इसका जो आंसर है वो तो बस हमने इतना ही लिखना है, यानी ए बेरियम का फार्मूला होता है और एन नाइट्रोजन का फार्मूला होता है। तो जो बेरियम की वैलेंसी होती है ये 2 होती है, +2। तो ये नाइट्रोजन के आगे चली जाती है, और नाइट्रोजन की जो वैलेंसी -3 होती है ये बेरियम के आगे चली जाती है। अब ये वैलेंसी क्या बला है, या ये इसके आगे पीछे क्यों जा रही है, ये हमारी एक और चैप्टर है उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि Ba3N2 ये बेरियम नाइट्राइड का फॉर्मूला है। ये इतना आंसर जो मैंने बॉक्स बनाया है ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो फॉर्मूला हमारा क्या हुआ, Ba3N2। ये मैंने बताया इसलिए है कि ये 3 क्यों आया, नाइट्रोजन की वैलेंसी है, और ये 2 क्यों आया, ये बेरियम की वैलेंसी है। तो जब हम कोई भी केमियाई फार्मूला लिखते हैं जिसमें 2 एटम इन्वॉल्व होते हैं तो एक की वैलेंसी दूसरे के सामने लिखी जाती है। ठीक है, तो खैर हमारी तो बस इतनी सी बात है कि Ba3N2, Ba3N2 बेरियम नाइट्राइड। ठीक है, बेरियम का फॉर्मूला Ba3, नाइट्राइड N2, तो Ba3N2 बेरियम नाइट्राइड। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा मुरक्कब का मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करें जिसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2 है और इसका मोलर मास 180 है। अच्छा बेटा, अब यहाँ 2 लफ्ज़ यूज़ हुए हैं। मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें नहीं पता, ताकि मैं आपको समझा अच्छे से सकूँ। अब यहाँ पे 2 लफ्ज़ में ज़रूर आपको समझाऊंगा कि ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मोलर मास क्या होता है, ताकि आपको इन चीज़ों का पता चले। फिर ही आगे हम समझेंगे, आसान बहुत है, याद हो जाएगा आपको। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, अब देखें, एक कंपाउंड है C6H12,
ठीक है। या इसी तरह केमिस्ट्री में एक इथीन एक गैस होती है, ये उसका फॉर्मूला है, ये इथीन का फॉर्मूला है। इसी तरह ये नंबर कार्बन बढ़ते जाते हैं, C100 और H200, इस तरह ये आगे एक सीरीज है बढ़ती जाती है। अब ये जो C2H4 ये इथीन का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? इथीन गैस का। अब जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जाते हैं तो उनको लिखना, केमिस्ट्री में इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसके लिए केमिस्ट ने एक तरीका कार किया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो इसको मुख्तसर अंदाज में लिख देते हैं। मसलन C2H4 है, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यानी जो उसमें मैक्सिमम कॉमन आ रहा होता है, तो C वो कॉमन वाला कट गया, H4 है, 2 बाहर आ गया तो H2। अब देखें, ये जो फॉर्मूला है ये इसका इंपिरिकल फॉर्मूला है। यानी इसका अगर हम इंपिरिकल फॉर्मूला निकालें तो कैसे निकलेगा? इसमें कितना कॉमन आ रहा है, मैक्सिमम बाहर कितना ले सकते हैं? 6। तो ये 6 डिवाइड होके C और H12, तो H2, ये इसका क्या आ गया? इंपिरिकल फॉर्मूला। अच्छा, इसको इंपिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। ये मैं आपको ये लफ्ज़ समझा रहा था कि इंपिरिकल फार्मूला क्या है। जो हम किसी भी केमियाई बड़े फार्मूले को मुख्तसर अंदाज में एक फैक्टर ले लेते हैं, कॉमन फैक्टर बाहर ले लेते हैं, ये जो फार्मूला होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इंपिरिकल फार्मूला। ये इस फार्मूले को अगर आप देखें तो ये मुख्तसर फार्मूला है किसी कंपाउंड का। जैसे अब ये किसका केमिकल इंपिरिकल फार्मूला है? भाई ये इंपिरिकल फार्मूला है C2H4 का। तो इसी तरह उसने ये इंपिरिकल फार्मूला दे दिया है, ये वाला कि इंपिरिकल फार्मूला ये है। आपने इससे ये फार्मूला यानी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। ये उसने दे दिया और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी ये उसने दिया हुआ है, ये आपने फाइंड करना है। और साथ वो आपको एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मोलर मास उसका कितना है? 180। अच्छा, अब देखें बेटा, आप अगर इसमें देखें, आपको अगर CH2 पता है, ये वाला अगर आपको पता है और आपने ये फाइंड करना है, तो आपके पास सिर्फ ये वाली चीज़ अगर आ जाए 2, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर देते हो। मतलब C2 ये आ गया, C2 2 ज़ा 4 ये आ गया। इसका मतलब है ये क्या है? इसको हम N बोलते हैं। क्या बोलते हैं? N। अगर आपको N मिल जाए तो इसका मतलब है आप उसका इंपिरिकल फार्मूले से आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल में अब क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। मुरक्कब का हमें एम्पिरिकल सॉरी एन हमें फाइंड करना है, यही करना है ना ये वाला। जैसे इसका 2 था, अब जिसका C6 आया था उसका एन कितना था? 6 था। तो एन फाइंड करना है बेटा। एन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है मोलर मैस। अब देखें मोलर मैस का आपको समझ आ रहा है कि उसने क्यों दिया था? मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर दूं ताकि आपको नीट आ जाए। तो अब देखें मोलर मैस, इसीलिए तो इसने ये 180 दिया था आपको। मोलर मैस और इंपिरिकल फार्मूला मैस, यानी एन अगर आपने फाइंड करना है ये वाला, तो आपके पास मोलर मैस होना चाहिए और इंपिरिकल फार्मूला मैस होना चाहिए। तो मोलर मैस तो उसने खुद दे दिया, 180 है। ये देखें मुरक्कब का मोलर मैस कितना है? 180। अब इंपिरिकल फार्मूला मैस क्या होता है ये हम निकालेंगे इससे। ये कैसे निकलेगा अभी देखिएगा। CH2O, अब ये उसने दिया हुआ है। अच्छा बेटा, 4-5 ऐसे एटम हैं जिनका आप मास याद कर लें, वो बार बार काम आएंगे। मसलन कार्बन का होता है हमारे पास 12। कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन इसके साथ 2 अटैच है तो उसी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16। अब ये 12, 1 और 16 ये आपने याद रख लेना है। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो आपको बार बार आपके काम आएंगे। कार्बन का कितना है? 12। हाइड्रोजन का कितना है? 1। और ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो ये इसका इंपिरिकल फार्मूला है। आप इनके मास को जमा कर दें तो इंपिरिकल फार्मूला मैस आपके पास आ जाता है। तो जमा करें, 12 और 2 एकम 2 प्लस ये 18। तो ये कितने बनेंगे? सॉरी 18 नहीं, ये 16 है। मैं पहले ही जमा करके लिख रहा हूँ। तो ये 16, तो 16 और 2 18, 18 और 12 कितने होते हैं? 30।
तो इसका मतलब है ये कितना आंसर आ गया हमारा 30। अब ये मुरक्कब का एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया हमारे पास कितना 30। समझ आइए बेटा 30 कैसे आया है, हमने कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला कि सब के मैथ्स को जमा कर दो तो वो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मैथ्स आ जाता है। तो ये 30 आ गया। अब इसका मतलब है हमने एंड एन फाइंड करना है। हमारे पास मोलर मैथ्स भी है जो यहाँ पे दिया हुआ है और हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है जो हमने खुद किया है। तो करते हैं जी इसको। इसको मोलर मैथ्स कितना है 180 जो उसने दिया है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मैथ्स हमने कितना फाइंड किया है 30। अब देखें ये 30 और इसको डिवाइड करना है तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 6 18, यानी n की तादाद हमारे पास कितनी आ गई 6। यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। आप अगर ऊपर देखें बाकी तो हमने इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, n हो गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है n इंटू इम्पीरिकल फॉर्मूला, यानी जो उसने दिया हुआ है CH2O, ये उसने दिया है हमें, ठीक है। अब n कितना हमने निकाला है 6 और ये क्या था CH2 और O। तो अगर हम अब ये 6 बाहर है तो हर एक से मल्टीप्लाई होगा। अब ये मैं यहाँ जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ और यही हमारा आंसर होगा, इसलिए मैं इसको ग्रीन में लिख देता हूँ, ठीक है। C6 है तो C6, H2 है तो 6 से मल्टीप्लाई होके H12 हो जाएगा और O भी 6, यानी ये सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें हमने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर लिया, ठीक है। अब अगर इसको मैं समराइज करूं, ये एक तो मैंने थोड़ा सा इस पर काम ज़्यादा कर दिया है, बहुत आसान हमने काम किया है इसमें। कैसे, उसने हमें दिया एम्पिरिकल फार्मूला और मोलर मैथ्स, हमने फाइंड क्या करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने से पहले हमारे पास n होना चाहिए। n का फार्मूला होता है मोलर मैथ्स और एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स। मोलर मैथ्स उसने पहले से दिया हुआ है 180 और जो एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स है वो हमने यहाँ से निकाला और दोनों को 180 को 30 से जब डिवाइड करते हैं तो आंसर 6 आ जाता है और उसी 6 को इस फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 1.5 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। 1.5 ग्राम में पानी में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा बेटा इसमें याद रखिएगा जब भी आपसे कोई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए दो स्टेप होते हैं, क्योंकि जब भी किसी भी मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं ना तो उसका आपके पास मोल नंबर ऑफ मोल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ मोल, यानी मोल की तादाद होनी चाहिए आपके पास। अब ये मोल की तादाद क्या होती है बताता हूँ, परेशान नहीं होना। उसने दिया क्या है आपको, उसने यूं समझे इस एक छोटे से क्वेश्चन में दो चीजें आपको दे दी है। एक पानी का मैस कितना है 1.5 ग्राम, ये हो गया, ये उसने दिया है। पानी पानी का नाम यूज किया है तो उससे मोलर मैस हम खुद फाइंड कर लेते हैं। कैसे, ये क्यों कर रहे हैं आगे ये इस्तेमाल होना है। देखिए मोल, मैंने कहा ना कि नंबर ऑफ मोल यानी मोल की तादाद आपको फाइंड करनी है। तो दिया गया मैस ये वाला 1.5 और मोलर मैस। अब मोलर मैस ये कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमने ऊपर अभी फाइंड किया ये वाला H2O है ना, पानी है H2O। तो हाइड्रोजन का मैंने पहले भी बताया था कि अब बार बार आएगा, इसको याद कर लो। हाइड्रोजन का एक होता है और इस दो इसके साथ अटैच है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। अब 2 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा 18। अब ये मोलर मैस इस तरह हम निकालते होते हैं। तो मोलर मैस कितना आ गया 18। अब मोल्स की तादाद का फॉर्मूला याद रखिएगा, दिया गया मैस ओवर मोलर मैस। तो दिया गया मैस कितना है 1.5 यहाँ दिया हुआ है और मोलर मैस हमने कितना निकाला है 18। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल आ गया 0.083। अच्छा अब ये बेटा ये मैंने कहा था ना इसको दो स्टेप में करते होते हैं, तो ये अगर दो नंबर का आपका क्वेश्चन है तो यहाँ तक आपको एक नंबर मिल जाएगा। यानी मोल्स की तादाद आपने फाइंड करनी है तो दिया गया मैस ओवर मोलर मैस, ये मोल्स की तादाद आपकी फाइंड हो गई। अब आगे करते हैं, पानी के एक मोल में मॉलिक्यूल की तादाद कितनी होती है।
अच्छा ये अगर ये ना आगे हम डिस्कस भी करेंगे, किसी भी चीज़ की अगर मोल की तादाद 1 मोल की तादाद है तो उसमें एवोगैड्रो नंबर, ये नंबर याद रख लें। मैंने बहुत, जब मैं 9th क्लास में था उस वक्त मैंने ये याद किया, 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23, इस तरह मैंने ये रटा हुआ था। 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23, 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23, इस तरह। यानी ये एवोगैड्रो नंबर होता है, आगे भी काम आएगा। तो 1 मोल में कितनी तादाद होती है, इतनी। और हमारे पास मोल कितने आए हैं, 0.08। तो भाई उसी को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास मोल्स की तादाद आ जाए, मॉलिक्यूल की, सॉरी, ठीक है। इतने हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या होंगे, मॉलिक्यूल। ये 6.02 बेटा यहाँ पे ये साथ अटैच होगा। यानी ये हमारा आंसर कैसे बनेगा, ये हमारे नंबर ऑफ मोल आए हैं ना, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो फिर ये करके हमारा ये आंसर आता है। यानी 0.083 ये मोल हैं, और इसको एवोगैड्रो से यानी 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, मोल और एवोगैड्रो नंबर में क्या फ़र्क है। अच्छा बेटा ये थोड़ा सा सुनिएगा, मोल और एवोगैड्रो में क्या फ़र्क होता है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि 1 दर्जन केले हैं आपके पास, क्या है, 1 दर्जन केले, तो उनकी तादाद, जब मैं कह रहा हूँ 1 दर्जन है तो वो दर्जन आप समझे, वो जो तादाद है ये एवोगैड्रो नंबर है। अभी उसी 1 दर्जन को अगर उसको आप कंडे पे तोलें, भाई कितना वजन, मादे कितनी मिकदार कितनी है, यानी 1 दर्जन केला 2 किलो हो जाता है या 1.5 किलो हो जाता है, तो ये मोल है। ठीक है, समझ आ रही। किसी भी एटम की, मसलन मैं कहता हूं कि आप एक एवोगैड्रो नंबर हाइड्रोजन ले लें, क्या ले लें, हाइड्रोजन, या आप कार्बन ले लें, ठीक है। अब कार्बन के कितने एटम होंगे, इतने ज्यादा एटम होंगे, उनका वजन करेंगे तो कितना होगा, 12, वजन से मुराद मोल, तो वो 12 होंगे, ये फर्क होता है। तो अब हम इसकी तरफ आते हैं, तारीफ क्या, एक मादे की मिकदार को जाहिर करने वाला यूनिट क्या होता है, मोल होता है, और नंबर को जाहिर करने वाला ये एवोगैड्रो नंबर होता है। यानी ये मखसूस मिकदार है और ये उसकी तादाद है। जिस तरह मैं कहूँ कि 1 दर्जन केले हैं, ये वाली साइड हो गई, और वो 1 दर्जन केले कितने बन रहे हैं, 1.5 किलो, तो ये वाली साइड होगी। इसी तरह ये तादाद है, और इस तादाद में वजन कितना होता है, मिकदार कितनी है, ये मोल होता है। ठीक है जी, आपस में क्या ताल्लुक है, मोल की तारीफ इस मिकदार के तौर पे की जाती है जो एवोगैड्रो नंबर के पार्टिकल मुश्तमिल होती है। मसलन कि अगर आप कार्बन के 1 मोल लें, अगर आप 1 मोल लें कार्बन के, तो वो एवोगैड्रो नंबर होगा, यानी ये नंबर होगा। ठीक है जी। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस पार्ट में से, द जेल एक्शन की केमी इक्वेशन लिखिए। ये बेटा क्वेश्चन से ही लिख देखते हैं, ये हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu+। अच्छा बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये बार बार यूज होगा, H2SO4, ये एरो का निशान, कॉपर सल्फेट CuSO4, फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस पानी H2O। तो ये बेटा इसकी होती है, तो ये आपने यूं समझ लें कि रटनी है। ठीक है, कॉपर Cu, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और पानी H2O। अब ये आप कहेंगे कि सर ये दो क्या है, बेटा ये हम बैलेंस करते हैं कि जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर हैं उतने इधर हों, तो बस आप याद रखिएगा कि इसमें हाइड्रोजन वाले के साथ आपने 2 लगा दें। तो ये पोर्शन बेटा हमारा जो कंप्लीट हो गया है, ये वाला। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये इसकी तरफ। क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ कंपाउंड का मॉलिक्यूल फार्मूला कभी एक जैसा नहीं होता, अलबत्ता इनका एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसा हो सकता है। अब ये मैंने शुरू में जो बात आपको बताई नहीं थी, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूले वाली, इसीलिए बताई थी कि ताकि हमें एक बात क्लियर हो जाए। मसलन अब ये एसीटाइलिन है, C2H2, ये क्या है, एसीटाइलिन। इसका आप इंपेरिकल फॉर्मूला करें तो कैसे निकलेगा, 2 बाहर कॉमन ले लें, C और H।
अब ये इसका इंपिरिकल फॉर्मूला है। अब बेंजीन है C6H6 है, तो यहाँ कॉमन क्या आ सकता है 6, तो अंदर क्या बचेगा C और H। अब देखें ये बेंजीन एक है गैस और ये एक एसिटाइलिन है। दोनों का इंपिरिकल फॉर्मूला एक जैसा है, लेकिन केमिकल फॉर्मूला आप दे सकते हैं मुख्तलिफ है। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा नहीं हो सकता कि ये अलग है और ये अलग है, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसा हो सकता है, जैसे दोनों का CH आया है। क्यों, ये क्वेश्चन है जी। अच्छा, इसका आंसर वैसे देखा जाए तो सिर्फ इतना बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। वो आगे एग्जाम्पल उसने दिए, आप दे दीजिएगा, ना दे तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अच्छी बात है आप एग्जाम्पल दे दें कि जी हाँ ये मुमकिन है कुछ कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूले एक जैसे हो, जैसे ये एक जैसे आ गए, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले मुख्तलिफ होते हैं। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पे बेंजीन और एसिटिलीन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला CH है, जैसे ये मैंने निकाला है, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले मुख्तलिफ हैं। जैसे ये दो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले कभी एक जैसे नहीं हो सकते, ये हम आंसर करने लगे। क्यों? क्योंकि अगर इनके मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूले एक जैसे हों तो इसका मतलब है दोनों एक ही कंपाउंड है। मतलब अगर एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला ये है और मॉलिक्यूलर कंपाउंड फार्मूला ये है, तो ये सीधे सीधे एसिटिलीन है। ठीक है, तो ये बात है। इसके बाद बेटा जो दूसरा क्वेश्चन है, ये आपने यूं समझ ले कि रट्टा लगाना है। मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, इसमें समझने वाली बात नहीं है, याद करने वाली है। इनके फॉर्मूले आपने लिखने हैं, ये जो दिए हुए ना कंपाउंड कैल्शियम फास्फेट एल्युमिनियम नाइट्रेट, तो ये आपने रट्टा ही लगाना है कि कैल्शियम फास्फेट का कैल्शियम Ca3 फास्फेट PO4, तो कैल्शियम फास्फेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट Al एल्यूमिनियम एन नाइट्रेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम Na होता है और ये एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट, अमोनियम कार्बोनेट, ये अमोनियम है और ये कार्बोनेट है, तो अमोनियम कार्बोनेट, बिस्मिथ सल्फेट, ये बिस्मिथ है और ये सल्फेट है, तो ये बिस्मिथ सल्फेट Bi2SO4। ठीक, ये याद ही रखना है, SO4 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एवोगैड्रो की बात हम कर रहे थे कि इल्म कीमिया में एवोगैड्रोस नंबर की अहमियत क्यों ज़्यादा है। अच्छा बेटा, एवोगैड्रोस नंबर की अहमियत इसी तरह है, जैसे अब आप कहें कि एक रेडी वाला केले बेच रहा है, उसमें एक लफ्ज 12 की क्यों अहमियत है भाई, उसने दर्जन करके बेचने हैं। तो यही यहाँ पे अहमियत है कि जो एवोगैड्रो के पार्टिकल हैं, यानी ये इतनी तादाद है, क्योंकि ये एक मोल होती है किसी भी कंपाउंड की, ये वाली तादाद क्या होती है, एक मोल होती है, तो यही इसकी अहमियत है। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर केमिस्ट्री में बेहद अहमियत रखती है, और एवोगैड्रो नंबर के पार्टिकल पर मुश्तमिल मादा की मिकदार को एक मोल कहते हैं। मसलन आप कार्बन के एक मोल लेंगे, कार्बन का एक मोल लेंगे तो उसकी इतनी तादाद ले रहे हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, यानी मैं कहता हूँ इसकी ये बहुत बड़ा नंबर है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ कि ये 6 लाख एटम है, तो यानी आप अगर कार्बन के 6 लाख एटम लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये कार्बन का एक मोल है। ठीक है, ये मतलब है इसका, तो इसलिए हमें, और ये आगे उसने एग्जाम्पल दी है, क्योंकि जैसे अब मैं आपको ना इसकी आगे जो एग्जाम्पल दी है इसका और थोड़ा सा आसान कर देता हूँ बात को। आप 1 दर्जन सेब ले लें, आपने क्या लिया है, 1 दर्जन सेब, और 1 दर्जन आपने तरबूज लेना है। तरबूज नहीं होता, हुदवाना। अब दोनों में कितने हैं, इसमें भी 12 हैं और इसमें भी 12 हैं। मैं कहता हूँ आपको ये नज़र नहीं आ रहे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये 1 दर्जन सेब है और ये 1 दर्जन तरबूज है। आप कहेंगे हम वज़न करेंगे, ये वज़न बहुत ज़्यादा है तो ये तरबूज है, वज़न कम है तो ये सेब है, तो हैं दोनों 12-12। तो इसी तरह बेटा, अब आप किसी भी एटम का एक मोल लेंगे ये नंबर होगा, लेकिन जैसे कार्बन का वजन 12 है, ऑक्सीजन का वजन 16 होगा, तो ये फर्क होता है, और ये इस तरह काम आते हैं हमारे। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये देख के बेटा इसकी जो स्टेटमेंट है ना, ये आपने परेशान नहीं होना, ये बहुत आसान है। जो कैलकुलेशन वाले हैं वो तो बहुत आसान होते हैं। अभी ना आप इस चीज को देखना, एक कंपाउंड है, एक फॉर्म, यानी जिस तरह एक मुरक्कब है, उसका टोटल वजन कितना है, इतना। अभी देखते जाइएगा मैं क्या कर रहा हूँ, आपने ना देखना,
ये एक जार है केमिस्ट्री की जिसमें हम एटम वगैरह डालते हैं। मैं कहता हूं कि मैंने इसके अंदर जो कार्बन डाली है वो कितनी 5.2 डाली है। कार्बन की कितनी मिकदार डाली है 5.27। हाइड्रोजन की कितनी डाली है इसके अंदर 0.962 डाल दी है। और ऑक्सीजन की कितनी डाली है ऑक्सीजन की मैंने इसमें डाल दी है 2.478। और ये टोटल मिकदार उसने खुद ही काउंट करके बता दी कितनी है। अगर इसको सारे को इकट्ठा तोलेंगे तो कितना बनेगा, तो आप इसको जमा भी करें तो यही बनेगा 8.657 ये बनेगा टोटल, ये जो दिया होगा। अब इस तस्वीर से आपको पता चल रहा है कि टोटल ये है और उनके अलग अलग वजन ऑक्सीजन के ये, हाइड्रोजन के ये, कार्बन के ये, एक कंपाउंड है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है। अब वजन उसने दे दिया, परसेंटेज फाइंड करनी है, तो भाई आसान सा तरीका है, ऑक्सीजन की करनी है ना, तो जो मसलन इसने सबसे पहले कार्बन की फाइंड करनी की हुई है, तो जो कार्बन की टोटल कितनी दी हुई है उसने 5.27 और उस पूरे कंपाउंड की कितनी थी 8, तो डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, वही उसका आंसर होगा। अब 5 को 8 से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से ये आ जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन का मैस उसने कितने दिया है 0.9, ये लिख दिया 0.9, ये वाला ये लिख दिया, बटा टोटल लिखना है, टोटल कितना है ये, तो इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन का कितना दिया है ये वाला, तो ऑक्सीजन का ऊपर रखें और टोटल को नीचे रखें और मल्टीप्लाई 100 से करें, तो जो आंसर आएगा वही परसेंटेज। बेटा बात समझ आ रही है? यानी सारी कहानी में आपने क्या करना है कि मसलन वो कहता है कि इसकी करें फाइंड, कार्बन की, तो कार्बन का ऊपर लिख दें 5.2 एक साथ, और नीचे क्या रखना है सब के बारे में टोटल, तो टोटल उन्होंने कितना दिया हुआ है 8.657, तो मल्टीप्लाई परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई, जो आंसर होगा वही उसकी परसेंटेज होगी। तो ये आसान सा है मेरे ख्याल में, मतलब अलग अलग दिए हुए हैं उसको डिवाइड करते जाओ अलग अलग, तो वो आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में ये जितना आंसर नज़र आ रहा था। अब देखें, ये सबसे पहले हमने कार्बन की 60 वाली, तो ये कार्बन की हो गई। इसी तरह फिर हमने हाइड्रोजन की 11% वाली, तो ये हाइड्रोजन की हो गई, और ये ऑक्सीजन की। जितना मुश्किल नज़र आ रहा था मेरे ख्याल में आसान था। ये रहे जी बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसके बाद वीडियो को बेटा जाते जाते ज़रूर आपने लाइक करना है और बताना है आपको समझ आई है या हमें मेथड जो है वो चेंज करना चाहिए, ये कमेंट में बेटा आपने ज़रूर बताना है। चले जी आखिरी सवाल, आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट के मास किस तरह मालूम करेंगे? अच्छा बेटा, ये वैसे आप पढ़ा हुआ देखेंगे ना तो ये थोड़े से 5 स्टेप में मुश्किल लगेंगे। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी एक रिएक्शन है, रिवर्सिबल क्या होता है, जो रिवर्स हो जाता है, जिसमें ये 2 एरो लगी होती है। उसके प्रोडक्ट के मासेस किस तरह मालूम करने हैं, ये जो प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट होते हैं और ये प्रोडक्ट, तो इनके मास कैसे फाइंड करेंगे? तो पहला स्टेप बेटा होता है आप उसकी इक्वेशन लिखें। सबसे पहले आपने क्या लिखना है उसकी इक्वेशन, तो ये देखें रिवर्सिबल रिएक्शन की मुतवाज़न केमिकल इक्वेशन लिखें, पहला स्टेप। इसके बाद उसकी केसी लिखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे ये मैंने लिखी हुई है। तो ये देखें, ये दूसरा स्टेप क्या है, केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें। और ये कैसे फाइंड होती है, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपने, उस केसी को का आपने प्रोडक्ट की मोल्स मालूम कर लेने, और फिर आपने उन मोल को मल्टीप्लाई कर देना उनके मोलर मास से, और ये आपका फाइंड हो जाएगा। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल है, आप ये ना भी लिखें, सिर्फ आपने ये 5 स्टेप लिखने हैं असल इसके आंसर में, तो बल्कि सॉरी ये नीचे एंड हो रहा है यहाँ तक, तो ये याद कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। ये बेटा आपके अब एक्सरसाइज के मुख्तसर सवाल हो गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन ये वाले भी ज़रूर करने हैं, और साथ साथ अंदर से भी करें, कोशिश करें, और एमसीक्यूज़ की मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है। उम्मीद है बेटा आपको समझ आई होगी। बाकी कोई बात है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।